व्यूअर्स, इंडिया इन्वेस्टिंग मेंटर के एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पे आज हम राजेश एक्सपोर्ट्स के एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और ये इसका जो लेटेस्ट प्राइस एक्शन है उससे रिलेटेड एनालिसिस होगा। तो राजेश एक्सपोर्ट्स का जो डिटेल्ड एनालिसिस है हम पहले मैं प्रेजेंट कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो पूरी वीडियो आप जाके देख सकते हो। उसमें पूरा डिटेल्ड इनका बिजनेस मॉडल स्टडी किया है और इनका क्या क्या मोड्स हैं, क्या क्या इनकी जो एडवांटेजेस हैं बिज़नेस में और इसकी वैल्यूएशन कैसी है, सब कुछ वहाँ पे डिस्कस्ड है। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो उसको देखिए, आपको कंप्लीट इनके बिज़नेस के बारे में डिटेल मिल जाएगी। तो आज का जो वीडियो है ये मोस्टली इसका जो रीसेंट प्राइस एक्शन पिछले 2-3 महीने में रहा है उसके बारे में और इसके अब रीसेंट एनालिसिस अपडेट के रिलेटेड रहेगा। और इससे पहले आगे बढ़ें, क्लियर कर दूँ कि मेरी यहाँ कोई अगेन बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मैं सेबी के साथ किसी तरह से भी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। तो अगर आपने बाय सेल करना है, अपना डिसीजन खुद लीजिए, रिस्क्स को समझिए और फाइनेंशियल एडवाइज़र को कंसल्ट ज़रूर कर लीजिएगा। तो राजेश एक्सपोर्ट्स को लेके जो मुझे मेन अब दिखता है कन्फ्यूजन है मार्केट में, वो ये कि इसका जो स्टॉक प्राइस है ये 500 रुपीज़ से नीचे आ चुका है। तो अगर हम इसका प्राइस एक्शन यहाँ पे देखते हैं तो स्टॉक तकरीबन 1000 रुपीज़ तक जा चुका है और फिर ये नीचे काफ़ी गिर चुका है। और अगर अब यहाँ पे हम देखें तो जो लोज़ इसने 2014-15 में बनाए थे, ये उन लोज़ की तरफ जा रहा है। तो एक जो सीधा सा डाउट सबके मन में आता है, क्या ये यहाँ से ज़ीरो पे जाने वाला है? क्या ये बिल्कुल स्टॉक यहाँ कंपनी ख़त्म हो जाएगी? तो यहाँ जो चीज़ सिर्फ़ आपको अंडरस्टैंड करनी है कि कंपनी का जो बिज़नेस होता है वो उसकी स्टॉक प्राइस को डिसाइड करता है। स्टॉक प्राइस बिज़नेस को डिसाइड नहीं करती। तो यहाँ पे जो स्टॉक प्राइस होती है उसका आइडियल, अगर हम एक मार्केट लेके चलें, आइडियल सिनेरियो लेके चलें, तो स्टॉक प्राइस हर सेकंड जो भी होती है वो बिज़नेस की एक्चुअल वैल्यूएशन को उसको रिप्रेजेंट करना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है क्योंकि मार्केट्स को कहा जाता है कि इर्रेशनल है, यानी मार्केट्स जो है हमेशा लॉजिक पे नहीं चलती। तो यहाँ इसीलिए अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड कंपनीज जो है वो क्रिएट होती हैं कि मार्केट जो है किसी कंपनी को जिसके फंडामेंटल्स एवरेज हैं बहुत हाई वैल्यूएशन दे सकती है। जैसे एक टाइम पे टाटा एलेक्सी को देखिए या बाकी कंपनीज को देखिए, उनकी वैल्यूएशन सुपर हाई थी। 200 300 का पी बन जाता है, 500 का पी बन जाता है और वहाँ पे लोग उस वैल्यूएशन को भी जस्टिफाई कर रहे होते हैं। लोग से मेरा मतलब है जो मार्केट है, यानी कोई ना कोई उस प्राइस उस वैल्यूएशन को भी खरीदने को तैयार होता है। क्योंकि जब भी मार्केट में कोई ट्रांजैक्शन होती है तो एक बायर चाहिए, एक सेलर चाहिए। अगर कोई शेयर्स को बेच रहा है तो कोई खरीद भी रहा है ना, तो खरीदार जो है उस वक्त मतलब अवेलेबल है जो 500 के पी पे भी शेयर को खरीदने को तैयार है। तो हमारे को यहाँ पे ये देखना है कि मार्केट्स जो हैं वो शॉर्ट टर्म में इरेशनल यानी इलॉजिकली बिहेव करती हैं। शॉर्ट टर्म में जो है फियर और ग्रीड काम करती है। यानी जब कोई स्टॉक प्राइस ऊपर जाने लगता है तो सबको लगता है मेरी पार्टी जो है हाथ से निकल गई, मेरा जो है मिस हो गया मेरे से, तो चलो अब मैंने 500 पे नहीं खरीदा, मैं 600 रुपये पे खरीद लेता हूँ, 600 पे नहीं खरीदा 700 पे खरीद लेता हूँ। वैल्यूएशन को लोग ध्यान में नहीं रखते, तो वहाँ ग्रीड होता है कि ऊपर जा रहा है शेयर प्राइस, कहीं मैं मिस ना कर जाऊँ। और दूसरा होता है फियर के जब नीचे गिरने लगता है स्टॉक प्राइस। अब जैसे यहाँ पे राजेश एक्सपोर्ट्स में हो रहा है, तो अब जैसे जैसे शेयर प्राइस नीचे गिरेगा तो एक ह्यूमन माइंडसेट क्या रहता है, किसी ने यहाँ पे जो है बिल्कुल टॉप 1000 पे खरीदा होगा, किसी ने 900 पे खरीदा होगा। अब जो 900 वाला है या 1000 वाला है वो 800 तक शायद सब्र रख के बैठा हो। 800 पे क्या होगा, उसको लगेगा शायद मैंने गलत डिसीजन ले लिया। जो सारा आपका एनालिसिस होता है ना वो बाहर हो जाता है और आपका जो वो फियर है वो साइकोलॉजी के ऊपर चढ़ जाता है। और वहाँ पे 800 पे जैसे ही 750 पे जाएगा, अब ये लोग इतने रेस्टलेस हो जाएंगे, वो कहेंगे चलो जितना नुकसान हो गया और नुकसान हमें नहीं लेना, निकलो यहाँ से। तो वो सेल करेंगे, वहाँ से सेलिंग प्रेशर क्रिएट होता है। जब सेलिंग प्रेशर क्रिएट होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि प्राइस और नीचे गिरेगी। तो अब जिन्होंने 950 850 लेवल्स पे लिया होगा, जब स्टॉक प्राइस 750 पे था, अब वो भी बेचने का सोचने लग जाएंगे। तो जैसे जैसे स्टॉक प्राइस नीचे गिरते हैं, इसको कहा जाता है इंग्लिश में एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, ये वो बनती जाती है कि आपका स्टॉक प्राइस गिरता क्यों है, क्योंकि लोग बेच रहे हैं। और लोग बेचते क्यों है, क्योंकि वो डर में है कि और नीचे गिरेगा। तो जिन्होंने अब जैसे जैसे प्राइस नीचे गिर रही है, जिन्होंने उससे 100 150 रुपये ऊपर खरीदा हुआ है वो भी बेचते जा रहे हैं, क्योंकि उनका डर अब बढ़ता जा रहा है कि शायद ये जीरो पे जा रहा है। दूसरा चीज़ क्या होती है कि बहुत लोग जो हैं वो ट्रेड करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं जैसे, तो उन्होंने स्टॉप लॉसेस लगा के रखे होते हैं। अब स्टॉप लॉसेस में ये होता है कि वो स्टॉप लॉस को चेंज भी नहीं करते। किसी ने अगर सपोज कीजिए 700 रुपये में शेयर्स खरीदे, तो आजकल अगर आप जाके न्यूज़ या किसी प्लेटफॉर्म पे भी देखोगे, जो ब्रोकर्स हैं ये जब गाइडलाइंस देते हैं, अपना मतलब रिकमेंडेशंस देते हैं, तो किस तरह से देते हैं कि ये स्टॉक खरीद लीजिए 3 महीने या 6 महीने के लिए, टारगेट ये है, स्टॉप लॉस ये है। तो स्टॉप लॉस जिसने उसको फॉलो किया, स्टॉप लॉस लगा के रख दिया, तो जैसे ही स्टॉक प्राइस 750 720 700 जहाँ पे भी स्टॉप लॉस लेवल इन्होंने दिया है ब्रोकर्स ने, अब वो ब्रोकर्स जो हैं, क्यों मैं बोल रहा हूँ कि एक ब्रोकर के पास अगर सपोज कीजिए 20 लाख अकाउंट है, तो 20 लाख लोगों के पास वो इन्फॉर्मेशन जाती है कि ब्रोकर हमारा जो है रिकमेंड कर रहा है कि यहाँ पे खरीद लो और ये टारगेट है और ये स्टॉप लॉस है। अगर उसमें से जो है 1% जनता ने भी 20 लाख में से वो स्टॉप लॉस लगा दिया,
तो वो उस स्टॉप लॉस वाले लेवल पे बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स होंगे जो इमीडिएटली एग्जीक्यूट होंगे, सेल ऑर्डर्स, जब वो प्राइस हिट होती है। तो सपोजिंग वो स्टॉप लॉस राजेश एक्सपोर्ट्स में मैं एग्जाम्पल तौर पर बता रहा हूँ, सपोजिंग 700 पे था, तो जैसे ही 700 पे जाएगा सारे स्टॉप लॉस एक के बाद एक हिट होंगे, तो 700 पे इतना सेलिंग प्रेशर जो है क्रिएट होगा कि वो प्राइस अपने आप जो है 680 670 तक पहुंच जाएगी। एक बार 670 तक पहुंच गई, फिर क्या होगा, सबको लगेगा एक एक जो सिग्निफिकेंट लेवल है वो ब्रेक हो गया। अब जो टेक्निकली ट्रेड कर रहे हैं उनको दिखेगा 700 भी सस्टेन नहीं हुआ, 700 भी ब्रेक हो गया। ये समझने की बात है 700 ब्रेक क्यों हुआ। वो ब्रेक इसलिए हुआ है क्योंकि वहां पे किसी ने स्टॉप लॉस लगा रखे थे। क्यों? क्योंकि किसी बड़े ब्रोकर ने या किसी बड़े एनालिस्ट ने रिकमेंडेशन दी हुई थी कि ये हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो ये सारा कुछ मार्केट में चलता है, इसको पूरी चीज़ को हम समझ नहीं सकते। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो समझना उनको चाहिए वो ये कि प्राइस कहीं भी जाए, शॉर्ट टर्म में ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। इसीलिए आप कई बार अगर आप 20-30 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करोगे तो आपको कई बार क्या दिखेगा, जैसे ही मैंने खरीदा वो नीचे गिर गया, और कई बार आपको क्या दिखेगा, जैसे ही मैंने खरीदा वो दुगना हो गया या 50% ऊपर चला गया। तो ये आपके कंट्रोल में नहीं रहता। आपने दोनों इन्वेस्टमेंट्स देख के करी थी और आपने समझ के करी थी कि ये अंडर वैल्यूड स्टॉक है, मैं यहाँ इन्वेस्ट कर रहा हूँ। मेन जो आपको चीज़ समझनी है वो ये कि शॉर्ट टर्म में प्राइस फ्लक्चुएशंस आएंगे ऊपर नीचे, आपके कंट्रोल में नहीं रहने वाले। लॉन्ग टर्म में जो स्टॉक प्राइस होता है वो कंपनी के फंडामेंटल्स की बेसिस पे ही चलता है। अगर कंपनी का फंडामेंटल्स अच्छे हैं तो स्टॉक प्राइस को बाद में इवेंचुअली, चाहे वो 6 महीने बाद हो चाहे 6 साल बाद हो, ऊपर जाना ही पड़ेगा। अगर फंडामेंटल्स खराब हैं तो चाहे उसको 6 महीने लगे चाहे 10 साल लगे, वो कंपनी बाद में स्टॉक प्राइस उसका नीचे गिरेगा ही गिरेगा। तो यहाँ पे हम जो देख रहे हैं कि स्टॉक प्राइस अब काफ़ी लो पे ट्रेड कर रहा है, तो वैल्यूएशन वाइज, यानी सिर्फ मैं स्टॉक प्राइस की हिसाब से कह रहा हूँ, जो इसकी हिस्टोरिकल प्राइसिंग रही है ये तकरीबन 2015 के लेवल्स तक ये पहुँचने तक हो गया है, और बेसिकली अपने 5 साल का जो लो है उसके पास पहुँचने वाला। अगर 5 साल का इसका एब्सोल्यूट लो देखेंगे तो तकरीबन मेरे ख्याल से यहाँ पे आएगा 419 420 के आसपास। तो ऑलरेडी 500 से नीचे आ चुका है स्टॉक, 496.9 यानी 497 के अराउंड ये ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे अब एक बार चलते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स की तरफ। देखो बुक वैल्यू से ये नीचे ट्रेड कर रहा है, तो बुक वैल्यू जिन्होंने वीडियोस मेरे बाकी नहीं देखे, देखो आपको समझ में आएगा। राजेश एक्सपोर्ट्स का पूरा लॉन्ग वीडियो है जहाँ मैंने पूरा इसका एनालिसिस किया है, एक एक टर्म को समझाया है, बिजनेस मॉडल को समझाया है, वो देखो। बुक वैल्यू जो है हमारे यहाँ पे प्राइस टू बुक 1 से यहाँ पे कम आ रहा है, पी जो है 10 से नीचे है, उसके अलावा डेट इनके पास ऑलमोस्ट ना बराबर है, और इसके साथ अगर हम यहाँ पे देखें डिविडेंड पे आउट जो है सिर्फ 2% है यहाँ पे, तो इन्होंने अभी बंद कर रखा है, तो यानी कैश इनके पास अपना रिटेन्ड है। तो सारा एनालिसिस ऑलरेडी हमने किया था, तो उसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। और पी रेशो को अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हिस्टोरिकल पी रेशो जो इनका यहाँ पे मीडियन निकल के आता है 16 का है, इस वक्त 10 से नीचे चल रहा है। तो आप यहाँ से भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि ऑलमोस्ट जो इनका नॉर्मल मीडियन पी रहता है उससे ये 40% नीचे पी पे ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पे अगर हम इसके रिजल्ट्स को जाके देखते हैं तो आपको किसी भी क्वार्टर में लॉस नहीं दिखाई देगा। देखो पहले तो हो ना कि स्टॉक प्राइस गिर रहा है, कंपनी ने लॉस बनाया, कंपनी ने अपने प्रॉफिट्स गिरा दिए, कुछ तो गड़बड़ होनी चाहिए। तो यहाँ पे कंपनी कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल है। हाँ, थोड़े से प्रॉफिट्स लास्ट क्वार्टर्स में कम हुए हैं और उससे फ़र्क नहीं पड़ता, और वो क्यों फ़र्क नहीं पड़ता और अभी क्यों इंपॉर्टेंट है मैं बताने वाला हूँ, उसको ध्यान से वेट करके देखिएगा। पीएनएल स्टेटमेंट अगर हम यहाँ ईयरली देखते हैं तो आपको बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं दिखाई देगी। हर साल जो है 800 900 हज़ार करोड़ का मतलब ये प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर रहे हैं। तो किसी तरह की ट्रबल तो है नहीं ना कि जिसकी वजह से इतना बड़ा जो मार्केट करेक्शन है 50% से स्टॉक प्राइस नीचे गिर जाए, वो दिखना चाहिए। तो यानी फंडामेंटल्स किसी भी तरह से सपोर्ट नहीं करते कि इसका स्टॉक प्राइस नीचे गिरना चाहिए, बल्कि जितना नीचे गिर रहा है उतना आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो यहाँ पे मेरा एक कॉस्ट बेसिस, स्टॉक के कॉस्ट बेसिस को कैसे रिड्यूस करें, अपनी स्टॉक प्राइस को कैसे रिड्यूस करें, वो एक वीडियो है, वो ज़रूर जाके देखो, क्योंकि आपको समझ में आएगा कि किस तरह से, उसमें मैंने वीडियो में क्लियर एक्सप्लेन किया है कि अगर आपने 600 पे खरीदा है तो किस तरह से आप अपनी शेयर प्राइस को 600 से गिरा के 500 पे ला सकते हो, 550 पे ला सकते हो, फिर 480 पे ला सकते हो, किस तरह से उसको आप कंटिन्यूसली नीचे गिरा सकते हो। और उसमें जो टेक्निक मैंने यूज़ की है वो नॉर्मल से थोड़ी हटके है, जो मैं फॉलो करता हूँ। तो ये मेरे हिसाब से इस वक्त किसी भी तरह की ट्रबल मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही, और जो यहाँ है ये बन रहा है प्राइस पैटर्न, ये बेसिकली एक अपॉर्चुनिटी बन रही है। तो अपॉर्चुनिटी क्या है कि आपको एक स्टॉक जिसके फंडामेंटल्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, कोई नया चीज़ नहीं आई, ना फंडामेंटल्स बहुत एक्सट्रीम तरीके से इंप्रूव हुए हैं, ना फंडामेंटल्स बहुत कोई डिटीरियोरेट हुए हैं, स्टेबल कंपनी है, नॉर्मल काम कर रही है। तो यहाँ पे स्टॉक प्राइस जो है वो आपको 5 ईयर्स ओल्ड वाले स्टॉक प्राइस पे मिल रहा है। यानी अगर आप शेयर्स को आज खरीदना चाह रहे हो तो आप पैसे जो दोगे वो कीमत दोगे जो किसी ने 5 साल पहले पे की होगी, पर आपको शेयर्स आज की डेट में मिल रहे हैं। तो जिसने अब यहाँ बाय करके रखा है, सोचो वो 5 साल से इसको होल्ड करके बैठा होगा और उसको कोई प्रॉफिट लॉस नहीं दिखा होगा। पर आप आज इस शेयर को कम कीमत पे एक अंडर वैल्यूड कंपनी को परचेज कर सकते हो, और जिसका मानना ये है कि अगले 5 साल तक भी ये स्टॉक प्राइस ऊपर नहीं जाएगा, वो ऑब्वियसली स्टॉक प्राइस से दूर है। ये इंडिविजुअल डिसीजन होता है। मैं अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ कि मेरे हिसाब से ये एक अपॉर्चुनिटी है। ऐसे बहुत कम आपको शेयर्स मिलते हैं जो आपको अपने 5 ईयर लो पे मिल जाएँ,
और 5 ईयर लो पे ऐसा नहीं कि शेयर्स मिलते नहीं है, शेयर्स ज़रूर मिलते हैं, पर उनमें कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही होती है। वहाँ आपको कहीं न कहीं थोड़ा-सा एक रिस्क लेना पड़ता है कि शायद कंपनी में एक टर्न अराउंड की ज़रूरत है, या कंपनी जो है धीरे-धीरे नई मैनेजमेंट आएगी तो उसको इम्प्रूव करेगी। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। वही काम कर रहे हैं, वही बिज़नेस चल रहा है, उसी एफिशिएंसी से चल रहा है, प्रॉफिट्स कंटीन्यूअसली यहाँ बुक हो रहे हैं, किसी भी तरह की ट्रबल जो है, वो हमें यहाँ पे नहीं दिख रही है। और अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैंने लास्ट तक के लिए बचा के रखा था, उन लोगों के लिए जो एंड तक वीडियो को देखना पसंद करते हैं, कि ये कंपनी करती क्या है? ये कंपनी ट्रेड करती है गोल्ड में। इनके जो हैं कर्नाटका में शोरूम्स जहाँ पे ये जो अब ज्वेलरी है उसको सेल करते हैं। और अब क्या टाइम आ रहा है? अब टाइम आ रहा है दिवाली का। तो दिवाली के टाइम पे आपको क्या लग रहा है गोल्ड प्राइसेस में क्या होने वाला है? और गोल्ड की जो ओवरऑल सेल्स हैं उसमें क्या होने वाला है? तो इनका जो रिटेल बिज़नेस है, वो अब ऐसे टाइम में है कि नेक्स्ट 3 टू 4 मंथ्स में जो इनके प्रॉफिट्स हैं, जो इनके दिसंबर तक के प्रॉफिट्स ये बुक करेंगे, वो इनकी सेल्स काफ़ी हाई रहने वाली हैं। यानी कि जो अगले मार्च में इनके रिज़ल्ट्स आएँगे, जो एनुअल रिज़ल्ट्स जो 2024 मार्च में इनके दिखेंगे हमें, उनमें काफ़ी एक बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जो अभी तक हमने नहीं देखी। तो ये सारा का सारा जो मतलब जब स्टॉक को इतना अंडर वैल्यूड हो तो उसको कोई ना कोई ट्रिगर चाहिए होता है प्राइस को ऊपर ले जाने के लिए। तो मेरा मानना है कि जो अब ये नेक्स्ट फेस्टिव सीज़न हमारा आने वाला है, इसमें जो गोल्ड के प्राइसेस होंगे, जो गोल्ड के अपना सेल्स होंगे इनके रिटेल स्टोर से, वो इंक्रीज़ होने चाहिए। और अगले 6 मंथ्स में वो जो इम्प्रूव्ड सेल्स हैं, उससे वो ट्रिगर मिलना चाहिए जिससे स्टॉक प्राइस शायद वापस ऊपर चल पड़ेगा इसका। तो अगेन जिसने होल्ड करके रखा है, आप मेरा वो कॉस्ट बेसिस वाला वीडियो देखो। नंबर 1 आप अपने शेयर प्राइस को नीचे लेके आ सकते हो। दूसरा, जो अभी तक इन्वेस्टेड नहीं है, वो इसको कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको एक अंडर वैल्यूड कंपनी मिल रही है। पूरा वीडियो अगर वैल्यूएशन का आपने देखना है, बिज़नेस मॉडल का देखना है, तो आप मेरा जो लंबा वाला वीडियो है वो देख सकते हो। और थर्ड कि अभी जो बिज़नेस मॉडल इनका है, उसके हिसाब से हमें इनके रिटेल स्टोर्स भी क्योंकि हैं, तो जो नेक्स्ट 6 मंथ्स का पीरियड है, ये वो पीरियड होता है, स्पेशली नेक्स्ट 3 मंथ्स जो हैं, वहाँ पे काफ़ी इनकी सेल्स इम्प्रूव होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ गोल्ड। इवन पूरे मार्केट में जो सेल्स हैं वो इम्प्रूव होनी चाहिए। तो इनका बिज़नेस वहाँ पे अच्छे से जो है रेवेन्यू इनका इंक्रीज़ होना चाहिए, और उसका इफ़ेक्ट जो होगा हमें, वो उसके नेक्स्ट 3 महीने वाले फाइनेंशियल रिजल्ट्स में दिखना चाहिए। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा एंड आपको यूज़फुल लगेगा, और थोड़ा-सा डाउट जो है वो क्लैरिफ़ाई हो जाएगा। आपको 2-3 वीडियोज़ मैंने और रेफ़र किए हैं, उन्हें ज़रूर देखिए ताकि आपको एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग मिल सके। अगर कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स में लिख देना, मैं उनको आंसर करके क्लैरिफ़ाई करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। और एज़ यूजुअल सेम रिक्वेस्ट कि चैनल को ग्रो करने में हेल्प कीजिए। फैमिली, फ्रेंड्स, व्हाट्सऐप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जितनी जगह आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, शेयर कीजिए। और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपके वक़्त के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।